दोस्तों शार्क टैंक इंडिया का सीजन 3 आ चुका है। इसके पीछे लोगों के क्रेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सीजन 1 और सीजन 2 में मिलाकर 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स ने इस शो में आने के लिए अप्लाई किया था और उनमें से 364 स्टार्टअप्स पिच करने के लिए सिलेक्ट हुए थे, जिनमें 182 स्टार्टअप्स के साथ शार्क्स की डील भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शार्क टैंक में फंडिंग पाने वाली उन कंपनीज के साथ हुआ क्या सच में उन्हें फंडिंग मिली या फिर ये सब सिर्फ एक दिखावा था। असल में जब से ये शो शुरू हुआ है तभी से इस पर ये एलिगेशंस लगते रहे हैं कि शार्क्स सिर्फ टीवी पर दिखाने के लिए डील करते हैं, जबकि बाद में आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स को किसी न किसी बहाने फंडिंग देने से मना कर दिया जाता है। एक रेपुटेड फर्म की रिपोर्ट ये कहती है कि सीजन 1 में हुई टोटल डील्स में से शार्क्स ने सिर्फ 40% बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट किया और ऐसी ही कुछ रिपोर्ट्स सीजन 2 के बारे में भी देखने को मिलती है, जो वाकई बहुत ही हैरान करने वाली है। अब इन सब एलिगेशंस के पीछे कितनी सच्चाई है? क्या इस शो में सब कुछ झूठ दिखाया जाता है? और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये शार्क टैंक में फंडिंग पाने वाली कंपनीज आज के टाइम में कैसा परफॉर्म कर रही हैं? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज इंडिया के लगभग हर गली मोहल्ले में एक एंटरप्रेन्योर मिल ही जाएगा और उसके लिए उम्मीद का किरण है शार्क टैंक इंडिया। अगर हम पहले सीजन की बात करें तो इसे ऑल ओवर इंडिया से 62,000 एस्पायरेंट्स रिसीव हुए, जिनमें से 198 बिजनेसेस को शार्क्स के सामने पिच करने का मौका मिला, जिसमें 67 बिजनेसेस को फंडिंग में मिली। अगर हम इन 67 बिजनेसेस में होने वाले टोटल इन्वेस्टमेंट को देखें तो वो था लगभग 42 करोड़ रुपए। सेकंड सीजन इससे भी ज्यादा हिट साबित हुआ क्योंकि इसमें स्नीकर ब्रांड फ्लैट हेड के साथ ही वेगन हेयर कलर पैराडाइज और लॉजिस्टिक स्टार्टअप फास्ट बीटल जैसी कई इंप्रेसिव पिच देखने को मिले। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में टोटल 166 कंपनीज ने पिच किया, जिनमें से 115 कंपनीज के साथ डील सिक्योर हुई। शो के पहले सप्ताह में ही शार्क्स ने 10 करोड़ 85 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और इस सीजन के टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो था लगभग 81 करोड़ रुपए, जो फर्स्ट सीजन के लगभग डबल था। लेकिन कमाल की बात यह है कि पहले सीजन के खत्म होने के बाद से ही शार्क्स पर इल्जाम लगते आ रहे हैं कि वो अपने वादे को पूरा नहीं करते, क्योंकि मार्केट इंटेलिजेंस फर्म प्राइवेट सर्कल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पहले सीजन में टीवी पर दिखाई गई 65 डील्स में सिर्फ 26 स्टार्टअप्स को ही फंडिंग मिली थी, जो लगभग 40% के बराबर होता है, और बाकी के 60% स्टार्टअप या तो डील से पीछे हट गए या अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि अनुपम मित्तल ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया था कि शार्क टैंक ने 66% से भी ज्यादा डील्स को फाइनलाइज कर लिया है, लेकिन प्राइवेट सर्कल की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां करती है। खैर सेकंड सीजन में भी कुछ इसी तरह की चीजें देखने को मिली, जहां 166 कंपनीज में सिर्फ 115 के साथ डील सिक्योर हुई। ऐसे में इस शो की ऑडियंस दो गुटों में बट गई। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस शो को भरपूर सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो प्राइवेट सर्कल के रिपोर्ट्स को देखने के बाद इस शो को सिर्फ एक तमाशा कह रहे हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि शार्क टैंक का इंडियन वर्जन ही केवल ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिकन शार्क टैंक का हाल भी इसी से मिलता जुलता है। फॉर एग्जाम्पल जब फोर्ब्स ने सीजन 8 से सीजन 13 के बीच पार्टिसिपेट करने वाले कॉन्टेस्टेंट पर एक सर्वे किया तो उन्होंने पाया कि लगभग 50% डील्स को शार्क्स ने फाइनलाइज किया ही नहीं। यानी कैमरा और स्टूडियो लाइट बंद होते ही चीजें बदल जाती हैं, चाहे वो भारत हो या अमेरिका। ऐसे में एक सवाल जो हम सबके मन में आना लाजमी है कि आखिर शार्क टैंक इंडिया में आई उन कंपनीज के साथ क्या हुआ जिन्हें शार्क से फंडिंग मिलने का वादा हुआ था। आज वो कंपनीज कहां पर हैं? तो दोस्तों इसके लिए हमने 10 ऐसे ब्रांड्स को चुना है जिनके शार्क टैंक में आने के बाद काफी चर्चा हुई थी, लेकिन आज उनका परफॉर्मेंस कैसा है आइए एक एक करके देखते हैं। तो हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 10 पर है फार्मालामा, जिसे अचिंत्य अर्जुन रघुनंदन और दीपेश ने मिलकर 2020 में शुरू किया था। इस कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर था, जिसमें आपकी रेगुलर दवाइयां फार्मालामा के मेडिसिन पैक्स के साथ बदल दी जाती थी। और इस पैक की खास बात ये थी कि इस पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि पेशेंट का नाम, डोजेस और टाइमिंग लिखे होते थे, ताकि लोग आसानी से सही दवा सही समय पर कंज्यूम कर सके। ये स्पेशली बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन आइडिया था, जिन्हें दवाइयां याद रखने में परेशानी होती है कि कौन सी दवाई कब और कितनी मात्रा में लेनी है। ये स्टार्टअप शार्क को बहुत ही पसंद आया और इसमें नमिता, अनुपम, अमन, पीयूष और अमित जैन यानी कि पांचों शार्क्स ने इन्वेस्ट किया। और इतना ही नहीं, इस कंपनी के लिए और भी सुनहरे दिन तब आए जब फ्लिपकार्ट ने इसे एक्वायर करने में दिलचस्पी दिखाई। लेकिन ये सिर्फ एक बबल के जैसा था, क्योंकि मार्च 2023 में केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने फार्मालामा पर एक लीगल नोटिस जारी किया कि उनके ऑपरेशंस इलीगल है और इसकी वजह से कंपनी को शट डाउन करना होगा। असल में ओरिजिनल पैकिंग के बिना मेडिसिन को बेचना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत गलत है। ऐसे में इस केस के बाद कंपनी के साथ क्या हुआ इसके बारे में अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। हमारे आज के इस लिस्ट में नंबर 9 पर है स्किपी आइस पॉप्स। क्या आपको याद है वो आइस पॉप्सिकल्स जिन्हें स्कूल के दिनों में हम बड़े ही शौक से खाया करते थे?
रवि काबरा और अनुजा काबरा की जुबान पर भी पॉप्सिकल्स का स्वाद और दिल में उससे जुड़ी कुछ खास यादें ऐसी बस चुकी थी कि उन्होंने इसको एक ब्रांड बनाने का सोच लिया था और इस स्टार्टअप का नाम रखा स्किपी आइस पॉप्स। इस ब्रांड को बनाने का आइडिया उन्हें तब आया जब उन्होंने देखा कि एक बार उनकी बहन ऑस्ट्रेलिया से काफी सारे आइस पॉप्सिकल्स इंडिया लेकर आती हैं। ऐसे में उनको इंडियन मार्केट में इसकी कमी का एहसास हुआ। इस पर जब उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि बच्चे बाजार में मिलने वाले पॉप्सिकल्स पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन पेरेंट्स इसमें मौजूद कलर्स और इंग्रेडिएंट्स को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने 2020 में बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव्स वाली स्किपी पॉप्सिकल्स को लॉन्च किया और बाद में हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी फंडिंग के लिए शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 में पहुंची। इसका स्वाद जजेस को इतना पसंद आया कि 15% इक्विटी स्टेक के लिए उन्होंने 1.2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर डाले। साथ ही ये पहली ऐसी कंपनी बनी जिसमें सभी शार्क्स ने एक साथ इन्वेस्ट किए थे। हैरानी की बात यह है कि इस एपिसोड के जस्ट 5 महीने के बाद ही कंपनी की मंथली सेल्स बढ़कर लगभग 2.8 करोड़ रुपए हो गई थी, जो लगभग 40x का इंक्रीज था। इसी के चलते अश्नीर ग्रोवर ने भी कहा था कि स्किपी आइस पॉप्स शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस रहा है। हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 8 पर है स्निच। दोस्तों, बैंगलोर बेस्ड कंपनी स्निच के फाउंडर सिद्धार्थ ने देखा कि लड़कों के पास स्टाइलिंग के लिए लड़कियों जैसे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रहते, जैसे कि फ्लोरल प्रिंट्स, फैंसी डिजाइन, फंकी लुक एंड कलरफुल गारमेंट्स। इसलिए उन्होंने इस मार्केट गैप को देखते हुए खुद की कंपनी की शुरुआत की। इनकी कंपनी में अट्रैक्टिव डिजाइन वाले टी शर्ट्स, हुडीज और जैकेट्स के साथ साथ ऑफिस वेयर क्लोथ्स भी मिलते हैं, जिन्हें इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट डिजाइन करते हैं और कपड़े की क्वालिटी बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर देती है। सिद्धार्थ दुंगरवाल ने शार्क्स के सामने 0.5% इक्विटी के बदले में 1.5 करोड़ रुपए की आस की, लेकिन काफी नेगोशिएशन के बाद उन्हें 1.5% इक्विटी के बदले 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई, जिसमें सारे शार्क्स इंक्लूडिंग नमिता थापर, विनीता सिंह, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल और पीयूष बंसल ने इन्वेस्ट किया था। और कमाल की बात यह है कि शार्क टैंक में आने के बाद स्निच के रेवेन्यू में 30% का हाइक आया और अब वो हर महीने 11 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हमारे आज के इस लिस्ट में नंबर 7 पर है द सेस बार। दोस्तों, शार्क टैंक में आई इस यूनिक कंपनी के साबुन दिखने में एकदम मिठाइयों की तरह थे। इन्हें देखकर शार्क्स भी इनको डेजर्ट समझने की भूल कर बैठे। फिर पता चला कि असल में ये हैंडमेड सोप है, जिन्हें नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है और इनमें प्रिजर्वेटिव या किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं होता। ये कंपनी स्पेशली गिफ्टिंग के एरियाज में है, जिसमें सोप्स के अलावा स्टेशनरी आइटम्स और कैंडल्स भी मौजूद हैं। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2019 में, जिसे और भी बड़े लेवल पर ले जाने के लिए इन्हें शार्क्स की तरफ से 35% इक्विटी के बदले में 50 लाख रुपए की डील फाइनल हुई। और शार्क टैंक के बाद इस कंपनी ने जो ग्रोथ रिकॉर्ड किया वो सच में चमत्कार की तरह थी, क्योंकि पहले जहां इसकी मंथली सेल्स सिर्फ 6 लाख रुपए हुआ करती थी, वो कुछ ही महीनों में बढ़कर 10 से 20 लाख रुपए पर मंथ हो गई। दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 6 पर है गेट अवे। माँ की रसोई से निकला ये आइडिया इतना कमाल का है कि इसने शार्क्स को इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गेट अवे नाम की हेल्थ ड्रिवन आइसक्रीम ब्रांड के बारे में, जो हाई प्रोटीन, जीरो शुगर, लो फैट और लो कैलोरीज के साथ आती है। इसी की वजह से आज आइसक्रीम के शौकीनों के पास एक हेल्दी ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों, इस बिजनेस का आइडिया तब आया जब कंपनी के को फाउंडर्स जस और पश्मी शाह अपनी माँ जिस्मी शाह से अपनी भूख को संतुष्ट करने का एक हेल्दी और टेस्टी डेजर्ट मांगने लगे। ऐसे में उनकी माँ ने आइसक्रीम में थोड़ा सा प्रोटीन मिला दिया, जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया और इस तरह गेट अवे आइसक्रीम ब्रांड का आइडिया आया, जिसके बाद इस ब्रांड को 2018 में मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया। शार्क टैंक में इन्हें 15% इक्विटी के बदले 1 करोड़ रुपए की डील मिली। हालांकि दोस्तों, शो में पहुंचने से पहले इनकी मंथली सेल्स 20 लाख रुपए की थी, लेकिन बाद में वो बढ़कर ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी 3 शहरों से बढ़कर 19 शहरों में फैल गया। बाकी हमारे आज के इस लिस्ट में नंबर 5 पर है फ्लैट हेड्स, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। ये लाइट वेट और इको फ्रेंडली शूज बनाती हैं, जो आपके रेगुलर शूज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ब्रीथेबल है। ये स्टार्टअप बेसिकली अर्बन वर्किंग पीपल के लिए 1000 से लेकर 5000 रुपए की रेंज में ऑल डे कैजुअल शूज प्रोड्यूस करता है। और कमाल की बात यह है कि भारत का पहला लाइनन स्नीकर्स और दुनिया का पहला केले के फाइबर से बना स्नीकर्स का श्रेय इसी ब्रांड को जाता है। हालांकि जिस समय इसके को फाउंडर गणेश बालाकृष्णन शार्क टैंक में पहुंचे थे, उस समय उनकी कंपनी बंद होने के कगार पर थी, क्योंकि सालाना 3.4 करोड़ रुपए की सेल के बावजूद भी हाई मार्केटिंग एक्सपेंसेस की वजह से इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में कंपनी को बचाने के लिए वो शार्क टैंक का सहारा लिए, लेकिन जैसा कि कंपनी बंद होने की पोजीशन में थी, ऐसे में किसी भी शार्क ने इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब शार्क टैंक से फ्लैट हेड खाली हाथ लौट गया, पर इनका पिच टेलीविजन पर एयर्ड होने के बाद ये काफी ज्यादा वायरल हो गए।
बाद में इसे स्टिच नाम की इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन यूथ फैशन ब्रांड ने एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन के बाद समझो कि फ्लैट हेड्स को एक नया जीवन मिल गया, क्योंकि दोस्तों पिछले ही साल नवंबर में फ्लैट हेड्स को रीलॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों बात करें नंबर 4 की, तो वो है ओली लाइफस्टाइल, जिसे ऐश्वर्या विश्वास ने 2017 में शुरू किया था। ये कंपनी एक आयुर्वेदिक स्किन केयर ब्रांड है जो जड़ी बूटियों की मदद से स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है एंड ये 100% क्रुएल्टी फ्री होते हैं। ओली लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स की यही एक स्पेशलिटी है जो उसे उसके कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाती है। शार्क्स भी कंपनी के पिच और उसके ग्रोथ पोटेंशियल से काफी इंप्रेस हुए, लेकिन एक चीज जो उन्हें थोड़ी सही नहीं लगी वो थी कंपनी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग। क्योंकि देखा जाए तो शार्क टैंक में जाने से पहले ये कंपनी अपने फाउंडर पर ही हैविली डिपेंडेंट थी और वो खुद ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती थी। हालांकि नमिता थापर को ओली लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसलिए उन्होंने 15% इक्विटी के बदले में 75 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने की डील फाइनल की। खैर शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद कंपनी की सेल में काफी तेजी आई। पहले जहां ये हर महीने केवल 10 से 12 लाख रुपए की ही सेल कर पा रही थी, वो कुछ ही महीनों में 30 से 37 लाख रुपए हो गई। दोस्तों हमारे आज के लिस्ट में नंबर 3 पर है हैमर लाइफस्टाइल। शार्क टैंक में आने वाला हैमर लाइफस्टाइल एक ऐसा ब्रांड है जिसको देखते ही अमन गुप्ता के होश उड़ गए थे, क्योंकि फंडिंग मांगने वाली ये कंपनी उन्हीं की कंपटीटर निकली। असल में हैमर लाइफस्टाइल बोट से काफी सिमिलर ब्रांड है और उन्हीं की तरह हेडफोन, स्मार्ट गैजेट्स और स्पीकर्स बनाता है। इसके अलावा इस कंपनी के पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक टूथब्रश, स्मार्ट वॉचेस और ग्रूमिंग टूल्स जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। इसको देखते ही अमन गुप्ता ने 1 करोड़ रुपए में एंटायर कंपनी को एक्वायर करने का ऑफर रख दिया, जिससे उनका इंटेंशन साफ समझ में आ रहा था कि वो अपना कंपटीशन किल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 5 करोड़ रुपए की सेल की थी। ऐसे में उसके को फाउंडर रोहित नंदवानी ने 1 करोड़ रुपए के बदले में 40% के इक्विटी देने का फैसला किया। लेकिन शार्क टैंक के बाद जो हुआ वो बहुत ही हैरान करने वाला था, क्योंकि उस पिच के एयर होने के बाद कंपनी ने मात्र 1 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए की सेल की थी और फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसकी सेल इंक्रीज होकर 30 करोड़ रुपए हो गई, जो प्री शार्क टैंक इंडिया रेवेन्यू का लगभग 6 गुना अमाउंट है। दोस्तों हमारे आज के इस लिस्ट में नंबर 2 पे है रिवैम्प मोटो। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, जिसे 2020 में जयेश, प्रीतेश और पुष्कर राज ने मिलकर शुरू किया था। दोस्तों उस समय इनके पास पहले से ही 50,000 ईवीज के ऑर्डर थे, जिसकी कीमत 250 करोड़ रुपए थी और इसे फुलफिल करने के लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत थी। अब जैसा कि धीरे धीरे ईवीज का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में शार्क्स ने भी अंदाजा लगा लिया कि ये कंपनी काफी ग्रो करने वाली है। फाउंडर्स ने 1% इक्विटी के बदले 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए अश्नीर ग्रोवर और अनुपम मित्तल के बीच भिड़ंत हो गई। हालांकि बाद में 1.5% इक्विटी के बदले 1 करोड़ रुपए पर इन दोनों शार्क्स के साथ डील क्लोज कर दी गई। इस डील के बाद सितंबर 2023 से इन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और नवंबर 2023 से बाइक की डिलीवरी भी शुरू कर दी। हमारे आज के इस लिस्ट में नंबर 1 पर है बियॉन्ड स्नैक। बियॉन्ड स्नैक्स एक केरला बेस्ड कंपनी है जो केरला के ही ऑथेंटिक बनाना चिप्स बनाती है। इसके को फाउंडर्स मानस मधु और अरुण मोहन ने कंपनी को 2017 में शुरू किया था। ये कंपनी अपने चिप्स को बनाने के लिए एक पेटेंटेड टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये चिप्स बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और स्वादिष्ट होते हैं। जब कंपनी के फाउंडर्स ने अपने बिजनेस को शार्क्स के सामने प्रेजेंट किया तो उन्हें इसका टेस्ट और क्रिस्पनेस बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने कंपनी में 12% इक्विटी के बदले 25 लाख रुपए की डील फाइनल की। शार्क टैंक इंडिया में जाने के बाद इस कंपनी का रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जहां पहले इसकी मंथली सेल्स केवल 20 लाख रुपए थी, वो आफ्टर शार्क टैंक बढ़कर 2.25 करोड़ रुपए हो गई। तो दोस्तों ये थी उन 10 स्टार्टअप्स की कहानी जो शार्क टैंक के सीजन 1 और सीजन 2 में काफी पॉपुलर रहे थे। और जैसा कि आपने देखा कि जितने भी स्टार्टअप्स को शार्क से फंडिंग मिली है उन सभी की सेल्स ऊपर गई है। केवल इतना ही नहीं, जिन स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं भी मिल पाई, शार्क टैंक में आने के बाद मोस्टली उन सभी की सेल्स बढ़ती देखी गई, जिसका मेन रीजन है मार्केटिंग। और इसके चलते उस ब्रांड के साथ बड़ी संख्या में नए नए कस्टमर्स जुड़ने लगते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि टीवी पर हमें जितनी भी डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सभी एक्चुअल डील्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इसका रीजन क्या हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप भारत पे स्कैम की पूरी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके हमारे इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।